एवरीबडी, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू डिज़ाइन ए कॉलम। और इसमें एक ये तो ब्रॉड कैटेगरी का टॉपिक है। इसमें जो सब टॉपिक है जिसको हम लोग आज डिटरमाइन करना चाहते हैं, उसकी हेडिंग है डिटरमाइन द क्रिटिकल लोड और क्रिटिकल स्ट्रेस आल्सो फॉर पिन एंडेड कॉलम। अब इसमें डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं, क्रिटिकल वर्ड, पिन एंडेड, कंडीशन और कॉलम्स। इसका समझने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको कॉलम को देखते हैं और पिन एंडेड कॉलम, ये इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, आप इसको समझने के लिए मैंने ये जेसीबी मशीन लिया हुआ है। जेसीबी मशीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इस स्ट्रक्चर में, ये वाला जो यहाँ इस पर फोकस कीजिए, ये जो है ये एक कॉलम का एग्जांपल है। यहाँ पर दोनों एंड इसके पिन कनेक्शंस हैं यहाँ पर दोनों एंड पर। और जब आप इसमें जब हाइड्रोलिक प्रेशर आता है तो ये यहाँ पर अंदर सिलेंडर होता है, उससे आगे चलता है ये जो पिस्टन आगे चलता है, पिस्टन चलता है तो ये रोड आगे चलती है, तो ये लिफ्ट करता है। तो अब आप देखेंगे जब वर्क करता होगा, ये जब इसको उठाता होगा यहाँ से ऊपर की तरफ, तो जब ये उठाएगा तो इसमें कंप्रेशन आता होगा। तो इस मेंबर में कंप्रेशन आता है, तो इसमें समझ सकते हैं जब एक्सियल लोड आता है मेंबर में दोनों एंड से, तो ये कॉलम की तरह वर्क करता है। और ये जो होता है इसका एक ऐसा लेटरल डिफ्लेक्शन हो जाता है, उसको बकलिंग भी बोलते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर ये मेंबर है। और एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए आप, ये ब्रिज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी एक ये पिन है। और ये जो इसको बूम बोलते हैं, ये रहता है ना, इस पिन के अगेंस्ट में ऐसे रोटेट करता है। और यहाँ पर जब ये लोड लेता है तो इसमें भी एक कंप्रेशन आता है, इससे इसमें भी लेटरल डिफ्लेक्शन रहता है। तो उस सडन आउटवर्ड स्प्रिंग एक्शन ना हो, उसके लिए हम लोगों को इसको डिज़ाइन करना रहता है। तो इसका एक और फिगर है यहाँ पर एक और सिंपल फिगर लिया गया है इसको पिन एंडेड कॉलम को समझाने के लिए। ये यहाँ पर ये हमारा कॉलम है, ये ए बी इस कॉलम का नाम है। ये ए पर पिन सपोर्ट है और बी पर भी पिन है। और यहाँ पर देखिए ये एक्सेल लोडिंग आ रही है, ये यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट से लगा हुआ है, यहाँ से एक पी लोड आता है, तो इस कॉलम के अंदर कंप्रेशन आता होगा, उससे ये अभी यहाँ पर नॉर्मल है और ये बकलिंग हो जाता है। इस फिनोमेना को एक्सेसिव लैटरल बेंडिंग, इसको हम लोग बकलिंग बोलते हैं। तो यहाँ जैसे पी लोड आता है, ये ऐसे बेंड हो जाता है। तो ये मान लो ये बीम एक्सिस थी यहाँ पर, तो कॉलम एक्सिस, तो कॉलम एक्सिस से इसका ये डिफ्लेक्शन हो जाता है, इसको बकलिंग बोलते हैं। और ये कैटास्ट्रॉफिक होता है, काफ़ी डेंजरस इफेक्ट होता है, डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। कुछ मटेरियल में तो यील्ड स्ट्रेस से बहुत कम स्ट्रेस पर भी ये फिनोमेना ऑब्जर्व हो जाता है। और ये ऐसा अगर हो जाता है तो ये जो रिक्वायर्ड लोड लेने के लिए जो कॉलम बनाया गया था उसको फंक्शन को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो हमें ये देखना रहता है कि और जिस लोड पर ये फिनोमेना होता है एक्सेसिव लैटरल बेंडिंग, और ये जो यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच जाए, उससे ज़्यादा हो जाए अगर स्ट्रेसेस इसके अंदर, तो ये वापस प्लास्टिक स्टेज में चला जाता है, वापस नॉर्मल कंडीशन में आ भी नहीं पाता है। तो इस पी को हम लोग उस समय बोलते हैं पी क्रिटिकल, उसको फाइंड आउट करना, और उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस आती है क्रिटिकल स्ट्रेस, उसको फाइंड आउट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ से हम लोग वापस इस पर आते हैं, कॉलम की डेफिनेशन पर दोबारा से आ जाते हैं। ए कॉलम इज़ ए कंप्रेशन मेंबर। आप अभी जब फिगर वगैरह से थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। ए कॉलम इज़ ए कंप्रेशन मेंबर दैट इज सो स्लेंडर का मतलब होता है पतलापन, सो स्लेंडर कंपेयर टू इट्स लेंथ के कंपेरिजन में बहुत इसकी क्रॉस। जैसे आप इसका मीनिंग समझने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ये एक कॉलम का एग्जांपल हो सकता है। इसको हम लोग यहाँ पर इसको पिन सपोर्ट की तरह ऐसे ले रहे हैं, पिन एंडेड कॉलम इसको ले रहे हैं। जब इसमें हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं इसकी ऐसे, इसमें जो फेलियर होता है वो इसमें क्रशिंग फेलियर नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है ये बकलिंग हो रही है। क्रशिंग का अगर इसका लेंथ कम होता, तो ये इसमें क्रशिंग होता, मतलब कॉलम का लेंथ कम होता, क्रॉस डायमेंशंस भी उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर डायमेंशन ये जो लेंथ है इसका बहुत ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन इसका कम है, तो ये इसको सिलेंडर बोलते हैं। और लेंथ ज़्यादा है इसकी, तो ये जो है इसका फेलियर क्रशिंग के थ्रू ना होकर बकलिंग के थ्रू हो रहा है ये फेलियर। और इसमें एंड कंडीशन जो पिन एंडेड और एंड कंडीशन फिक्स भी हो सकते हैं। फिक्स करने के लिए मैं इसको यहाँ से मान लो पकड़ लेता हूँ और यहाँ से भी पकड़ लेता हूँ, तो ये अब ये फिक्स
फिक्स कॉलम हो गया है, फिक्स्ड एंड, दोनों तरफ फिक्स्ड एंड है। जैसे हमें सिविल स्ट्रक्चर में जो कॉलम मिलते हैं वो फिक्स्ड एंड ही कॉलम्स ही होते हैं। तो अब देखिए अगर आप, जब मैं इसमें ग्रेजुअली लोड बढ़ाता हूँ तो इसका जो बकलिंग हो रहा है वो पहले जैसा नहीं है। आप दोनों एंड पर देख सकते हैं कि एंड इसके स्ट्रेट है और जो बकलिंग लेंथ है वो टोटल लेंथ एल के बराबर नहीं है। जबकि पहले जो बकलिंग हो रही थी उसमें थ्रू आउट एल लेंथ, आप ध्यान से देखिए नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक थ्रू आउट बकलिंग है, टोटल लेंथ पर बकलिंग है यहाँ पर। और अब इसमें ये क्रॉस सेक्शन डायमेंशन देख सकते हैं आप, इसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन जो है, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन इसकी एक रेक्टेंगल अगर आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये क्रॉस सेक्शन डायमेंशन रेक्टेंगुलर सर्कुलर कैसे भी शेप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसमें क्रिटिकल लोड लेने के लिए यही फिगर यहाँ पर अब दोबारा से बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए जो वहाँ पर थर्ड फिगर था, ये ए बी एक कॉलम है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लगा दिया है मैंने। यहाँ पर यहाँ ऑब्जर्वर है, ये पॉइंट पर ये वाई एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। और ये समय अनबकल्ड पोजीशन में कॉलम है। यहाँ पर पी लोडर है, अभी इस पी लोड की वजह से जो नीचे जो सपोर्ट है वहाँ से भी एक रिएक्शन आ जाता है यहाँ पर पी के इक्वली दोनों, तो दोनों एंड पर इसमें एक्सियल लोड आ जाता है और इसमें एक्सियल स्ट्रेसेस आ जाती हैं। और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। और इसके अंदर हम लोग इसमें ये जो दोबारा से ये बकलिंग में देखिए आप एक्सेसिव लेटरल बेंडिंग। अब वापस से हम लोग दोबारा से इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ए कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर दैट इज सो स्लेंडर कंपेयर टू इट्स लेंथ दैट अंडर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक्सियल लोड्स इट फेल्स बाय बकलिंग। और बकलिंग क्या होती है? बकलिंग जो होती है वो, बकलिंग का डेफिनेशन है एक्सेसिव लेटरल बेंडिंग ड्यू टू एक्सियल लोड। और इसका एक और डेफिनेशन है बहुत इंटरेस्टिंग, सडन आउटवर्ड लेटरल स्प्रिंग एक्शन। ये स्प्रिंग की तरह अचानक से हो जाती है, ये काफ़ी डेंजरस है ये, इसलिए बहुत हमें डिज़ाइन करते वक्त, कॉलम का डिज़ाइन करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि उसकी जो स्ट्रेसेस डेवलप्ड होती हैं उसके अंदर वो जो होती हैं वो क्रिटिकल स्ट्रेस से ज़्यादा ना हो जाए। तो इसका डेफिनेशन है इट्स फेल्स बाय बकलिंग इट लोड्स कंसिडरेबली लेस देन द दोस रिक्वायर्ड टू कॉज फेलियर बाय क्रशिंग। तो क्रशिंग जो होता है, क्रशिंग आप देखिए यहाँ पर अगर एक इसका लेंथ कम होता और ये ऐसा कोई ब्लॉक होता है, सपोज़ वो जो आप सीमेंट का ब्लॉक जो कंप्रेसिव लोड के लिए आप लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, तो आपने यहाँ पर दोनों एंड पर पी लगाते हैं तो इसका क्रशिंग ऐसे बल्जिंग, इसमें बल्जिंग होती है, धीरे से थोड़ा सा इसका लेटरल डायमेंशन बढ़ता है, क्रैकिंग स्टार्ट होती है और ये क्रशिंग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं छोटे कॉलम, इसको बोलते हैं स्मॉल कॉलम। स्मॉल कॉलम स्मॉल कॉलम जो होता है ये क्रशिंग से फेल होता है, लेकिन ये लॉन्ग कॉलम है। और ये लॉन्ग कॉलम क्या होता है, स्मॉल कॉलम क्या होता है, ये सब हम लोग इसके लिए एक और हम लोग इंट्रोडक्शन टू कॉलम एक वीडियो उसमें भी इसका स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्रिटिकल स्ट्रेस निकालना चाहते हैं। तो ये जो ड्राइंग है, इसी ड्राइंग को हम लोग नेक्स्ट ड्राइंग में हम लोग इसको वर्टिकल जो कॉलम है इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है मैंने। यहाँ पर देखिए वही सेम, यहाँ पर अगर इसी ड्राइंग को अगर यहाँ से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ऐसा हो जाएगा, इसी ड्राइंग को दोबारा से बनाया गया कॉलम को हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया है। तो ये कॉलम है बकल्ड पोजीशन में, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, इसके दोनों एंड ये पिन एंडेड कॉलम है, यहाँ पर पी है एक्सियल लोड, तो इसकी वजह से जो रिएक्शन इधर से आ जाती है वो भी पी है। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब यहाँ पर एक हम लोग आइलर फार्मूला लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये इसका जो बकलिंग है वो एक्सेसिव लेटरल बेंडिंग ही होती है, तो ये आइलर फार्मूला इसमें गवर्न करता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ से क्रॉस सेक्शन लेकर इधर वाला पार्ट हटा देते हैं, तो इस लोड की वजह से यहाँ पर क्या इफेक्ट आ रहा होगा, इस इंटरनल इफेक्ट को दिखा करके उस पार्ट को हटा देते हैं। यहाँ पर एक फोर्स आएगी, रिएक्टिव फोर्स P, और यहाँ पर एक मोमेंट आएगा। तो यहाँ पर ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइलर्स फार्मूला हम लोग जानते हैं कि EI d2y अपॉन dx स्क्वायर जो होता है वो प्लस माइनस mz(x) का मतलब है मोमेंट इन z डायरेक्शन बट फंक्शन ऑफ x लोकेशन का फंक्शन होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mx, जो आपने अभी पहले ही देखा था mx। अब इसमें जो होता है ये प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, मोमेंट के आगे प्लस कैसे लगाएंगे और माइनस कैसे लगाएंगे, इसको डिटरमाइन करने का एक रूल होता है। जब आपका जो जैसे यहाँ पर ये पिन है और यहाँ पर ऐसे बेंड हो सकती है या फिर ये ऐसे भी बकल हो सकता था ये कॉलम। तो ये जो कॉलम है आप सेंटर से कहीं भी इस कॉलम की तरफ देखें
तो आपको ये कॉनकेव शेप में दिख रहा है, मतलब सेंटर ये जो कॉलम एक्सिस है उससे ये जो कॉलम है ये दूर जा रहा है, मतलब ये कॉनकेव शेप है। तो ये और इधर से ऐसे ऐसे ही इसको कॉलम को देखें तो ये हमसे दूर जा रहा है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब जब आप इसमें ई आई डी टू आई स्क्वायर जो मोमेंट लेंगे पी फोर्स की वजह से यहाँ पर जो मोमेंट आ रहा है, जो मोमेंट जो होगा अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाई है तो मोमेंट जो होगा वो एम एक्स जो होगा वो पी वाई के बराबर होगा। लेकिन उसमें माइनस लें या प्लस लें तो ये इसमें हम लोग शेप अगर ऐसा हो गया है, ऐसा शेप हो गया है तो आप देख रहे हैं सेंटर से यहाँ पर देखने पर ये हमसे दूर जा रहा है, कॉनकेव है ये। इस यहाँ से एक्सिस से देखें तो यहाँ पर हम लोगों को माइनस लेना पड़ता है, तो ये एम एक्स माइनस है। ऐसे ही अगर मान लो अगर एक एंड फिक्स होता और एक एंड फ्री होता है, अगर हम यहाँ से अगर पी लोड लगाते तो ये ऐसे बेंड हो जाता या ऐसे ऐसे, मतलब इसमें एक्सेसिव लेटरल बेंडिंग हो जाती है, ऐसे इसकी ऐसे बकलिंग हो जाती। तो अब आप सेंटर से इसको देखेंगे तो हमारे पास की तरफ आ रहा है ये कर्व, तो इसका एक आधा पार्ट इधर भी है। तो आप देखिए ये जो कर्व है ये सेंटर से देखने पर, सेंटर एक्सिस से देखने पर ये हमारे पास आ रहा है, ये पॉजिटिव बकलिंग है। तो इस समय जब हम लोग लेंगे तो प्लस लेंगे, यहाँ पर फोर्स की वजह से जो मोमेंट लेंगे कहीं भी तो वो प्लस का मोमेंट होगा। तो यहाँ पर लेकिन अभी जो है वो एम एक्स जो है माइनस पी वाई के बराबर है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं इस इक्वेशन को, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी वाई, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज प्लस पी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज प्लस पी अपॉन ई आई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको फिर हम लोग और ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई को मान लो सपोज हम लोग के स्क्वायर, स्मॉल के स्क्वायर लिख देते हैं, के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर के स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन ई आई। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो होती है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन आप एलिमेंट्री कैलकुलस से जानते हैं कि इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो y इज इक्वल टू सी वन कॉस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स होगा। y इज इक्वल टू सी वन कॉस के एक्स प्लस सी टू कॉस के एक्स, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसमें अगर बाउंड्री कंडीशन लगाए, बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर यह है कि x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 है, और एक और बाउंड्री कंडीशन है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू l पर भी y इज इक्वल टू 0 है। ये दोनों बाउंड्री कंडीशन लगा के C1 और C2 हम लोग निकाल देते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाता है, पहले ये वाली कंडीशन लगाते हैं x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0, तो y को 0 कर देते हैं, C1 cos k इंटू 0 प्लस C2 साइन k इंटू 0, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 0 इज इक्वल टू C1 cos k 0 जो होता है 1 के बराबर होता है, प्लस C2 साइन 0 जो साइन k 0 जो होता है 0 हो जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट C1 इज इक्वल टू 0। और अब हम लोग इसमें ये लगाते हैं x इज इक्वल टू l पर y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसमें 0 कर देते हैं, और C1 तो 0 है, तो C2 इंटू साइन k x की जगह l रख देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन आती है C2 साइन के एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2 साइन के एल इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हमें पता लगता है या तो C2 0 है या फिर साइन के एल इज इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर C2 अगर भी 0 अगर हम लोग मान लें C2 इज इक्वल टू 0, तो ये वैसा बन जाता है 0 कॉस के एक्स प्लस 0 साइन के एक्स, तो इससे y इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ये तो अनलोडिंग कंडीशन जब कॉलम के ऊपर लोड नहीं होता है तो ऐसा तो होता ही है थ्रू आउट। तो ये हमारे इस समय ये सॉल्यूशन नहीं है हमारे लिए, ये महत्व है कि साइन के एल इज इक्वल टू 0। अब साइन के एल अगर 0 होता है तो दिस इम्प्लाइज दैट ये इसके भी बराबर होता है साइन एन पाई, तो दिस इम्प्लाइज दैट के एल इज इक्वल टू एन पाई। और इससे अगर के इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दें हम लोग तो हमें मिलता है के स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इसमें के स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं पी अपॉन ई आई एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। और ऐसे लिख सकते हैं हम लोग पी इससे आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ये जो है ये जो पी है इसमें जो एन की लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू जो होगी वो एन इज इक्वल टू 1 होगी, तो एन इज इक्वल टू 1 रख देते हैं।
वो जो लोड आएगा और n इक्वल टू 2 पर जो आएगा वो सेकंड क्रिटिकल लोड आएगा। तो फर्स्ट जो होता है पी क्रिटिकल, इस पी को पी की जगह पी क्रिटिकल लिख देते हैं और n की जगह 1 ले लेते हैं। तो वो जो क्रिटिकल लोड होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। इससे जो कर्व होता है, अगर क्रिटिकल लोड अगर लग जाएगा तो कर्व जो होगा वो ऐसे हो जाएगा n इक्वल टू 1 पर, और n इक्वल टू 2 पर जो होता है वो कर्व ऐसे हो जाएगा। ये n इक्वल टू 2 पर है, मतलब ये कॉलम जो है ऐसा हो जाएगा अगर n इक्वल टू 2 होगा। तो ये n इक्वल टू 2 पर तो हम जाने नहीं देते, n इक्वल टू 1 ही हमारे को सर्विस कंडीशन को फुलफिल नहीं करने के लिए काफ़ी है। ये हम लोग होना ही नहीं देना चाहते कि ये प्लास्टिक स्टेज में कॉलम चला जाए। तो ये n इक्वल टू 1 पर हमारा पी क्रिटिकल है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। इससे आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल लोड जो होता है इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है, एल लेंथ ऑफ द कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है और उसका भी स्क्वायर है। तो जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी जो अगर मटेरियल की ज़्यादा होगी तो पी क्रिटिकल लोड तो हमें थोड़ा ज़्यादा लोड वो सस्टेन कर सकता है बकलिंग से पहले। आई भी ज़्यादा होना चाहिए, ई भी ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल लोड को बढ़ाने के लिए। मतलब बकलिंग जो लोड होता है वो हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा लोड के बाद आए क्रिटिकल कंडीशन। तो ये दोनों हम लोग बढ़ाना हमारे लिए अच्छा है। और एल का भी स्क्वायर है, तो एल जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ता है तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम में जाते हैं। तो अभी आपने देखा भी था कि लेंथ अगर कम होती है तो क्रशिंग की तरफ हम लोग जाते हैं, लेंथ अगर बढ़ जाती है तो बकलिंग इफेक्ट उसमें दिखता है। अब इसी में अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें पी सी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई की जगह हम लोग ए इंटू अगर सपोज आर स्क्वायर लिख देते हैं, ए आर स्क्वायर जो होता है आई के बराबर होता है अपॉन एल स्क्वायर। और अगर हम लोग इसमें अगर इसको के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, एल या एल की जगह के एल लिख करके के और के बराबर 1 ले लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के बराबर अगर 1 हो तो ये के एल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर के इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर और के एल, ये जो के एल है इसको हम लोग अगर एल ही लिख दें इक्विवेलेंट लेंथ, इसको के एल, के जो है ये कैपिटल के है। अभी जो इक्वेशन थी वाई इक्वल टू सी वन कोस के एक्स, उसमें जो के था वो स्मॉल था, यहाँ पर के जो है वो कैपिटल है। के एल इक्वल टू एल, ये लेटर इक्विवेलेंट लेंथ होता है एल ई। फिर से लिख सकते हैं पी सी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई की जगह मतलब ए, और यहाँ पर के एल की जगह एल ई लिख दिया है। और ये जो आर है इसको नीचे ले जाते हैं, एल ई अपॉन आर स्क्वायर। इस ए को जो होता है इसके नीचे ले जाएंगे तो हमारे को यहाँ पर एक मिलेगा सिग्मा क्रिटिकल स्ट्रेस, सिग्मा इक्वल टू पी सी आर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये क्रिटिकल स्ट्रेस का फॉर्मूला है इसमें। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था पिन एंडेड कॉलम के लिए क्रिटिकल स्ट्रेस को फाइंड आउट